सप्लाइड है और इसका काम क्या क्या है कि इट कंट्रोल्स द फेस, controls the face. Cranial nerve 7 is often monitored intraoperatively because it is at risk in all operation to remove acoustic tumors, and it is involved in disease such as hemifacial spasm. This means कि जो cranial nerve 7 है बेसिकली ये फेस को सप्लाइड है और फेस की जो सेंसेशंस हैं और उसकी फीलिंग्स हैं फेस की, उन तमाम चीज़ों को ये कंट्रोल कर रही है। तो बाज़ औक़ात ये एट रिस्क होती है जब कभी भी फेशियल सर्जरीज की जाती हैं ट्यूमर्स रिमूव करने के लिए, और वो ट्यूमर्स क्या क्या होते हैं जी, मोका निकल आया, मोका आपके चेहरे पे निकल आया, दैट्स अ ट्यूमर एंड थिंग्स लाइक दैट। तो इस किस्म की सूरत हाल के अंदर वी रियलाइज़ कि इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। So all what we need to understand is that this nerve itself has got a role in the facial sensation, और इसके अलावा इसके जो फाइबर्स हैं इस cranial nerve 7 के, ये आपके टीयर ग्लैंड्स और सलेवरी ग्लैंड्स को कंट्रोल करते हैं। टीयर ग्लैंड्स ऐसे ग्लैंड्स हैं जो कि आंसू प्रोड्यूस करते हैं, एंड यू नो कि आंसू कितने ज़रूरी हैं। हमारे जो आई है, आई बॉल है, इसके साथ एक छोटा सा डक्ट है, उसको एक्वीडक्ट कहते हैं, और वहाँ से कॉन्टीन्यूसली जो है ना वो फ्लूइड जो आँख से पैदा होता है वो ड्रेनेज का काम करता है। तो बाज़ औक़ात सिंस द आई बॉल इटसेल्फ इज़ वेरी सेंसिटिव और इसको मॉइस्चर चाहिए, अदरवाइज़ तो जो आई लिड है वो उसके ऊपर ब्रूजेस पैदा कर देगा, जैसे कि हमने पिछली स्लाइड्स पे देखा था। तो उन ब्रूजेस से बचने के लिए देयर इज़ अ कंटीन्यूअस फ्लो ऑफ लिक्विड, एक कंटीन्यूअस फ्लो है जिसको आप टीयर्स कहते हैं। वो टीयर्स कंटीन्यूअसली प्रोड्यूस हो रहे हैं और फिर वो ड्रेन भी हो रहे हैं उस डक्ट के ज़रिए और आपकी नेज़ल कैविटी में चले जाते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात आई बॉल जो वहाँ पर जो टीयर्स हैं, वो टीयर ग्लैंड्स हैं, वो अफ़ेक्ट हो सकते हैं फेशियल नर्व की पॉलिसी से, और वो टीयर्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं, जिसके नतीजे के अंदर आँख की ड्राइनेस हो जाती है, और ड्राइनेस आँख जो है वो इरिटेबल हो जाती है। एक तो ये बात होगी। नंबर 2 दूसरी ये बात है कि ये आपके सलेवरी ग्लैंड्स को भी कंट्रोल करते हैं। ये हमारे मुँह में भी कंटीन्यूअसली हर वक़्त जो सलाइवा है वो प्रोड्यूस होता है, जिसको हम बार-बार स्वॉलो करते हैं। ये स्वॉलो अगर सलाइवरी ग्लैंड्स ना होते और सलाइवा प्रोड्यूस ना होता तो उसके नतीजे में आपको ज़ीरोस्टोमिया हो सकता था। ज़ीरोस्टोमिया से क्या मुराद है? ज़ीरोस्टोमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर देयर इज़ नो म्यूकस मेम्ब्रेन, देयर इज़ नो सलाइवा इन योर ओरल कैविटी, और उसके नतीजे में आपकी ज़बान जो है उस पे क्रैक्स पड़ना शुरू हो जाते हैं और वो ड्राई माउथ की फीलिंग आती है। अब यहाँ पर एक और भी बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने देखनी है। ये जो ज़ीरोस्टोमिया है जो कि मैंने आपके ज़िक्र किया कि सलाइवा जो है वो कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता है, तो उसके नतीजे में बहुत सारी चीज़ें आपकी अफ़ेक्ट होती हैं। आपकी स्पीच अफ़ेक्ट हो सकती है, आपकी आर्टिकुलेशन का प्रोसेस अफ़ेक्ट हो सकता है, आपकी स्वॉल्विंग अफ़ेक्ट हो सकती है। तो ये जो बाज़ औक़ात ज़ीरोस्टोमिया जो है इस नर्व के डैमेज से तो नहीं, लेकिन किसी मेडिसिन के नतीजे में भी हो सकता है। लिहाज़ा माउथ को सर हम जब लुब्रिकेट ज़्यादा सर हम जब ज़्यादा एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं तो हम लोग कहते हैं ना कि मेरी ज़बान जो है वो खुश्क हो रही है, यस, और मेडिसिन या भी फ़ीवर हो में भी। सकती है फीलिंग, लेकिन जो एल्डरली पेशेंट्स होते हैं, अब आप ये दोनों चीज़ें देख लें ना, जो एल्डरली लोग होते हैं उनके अंदर ये कंटीन्यूअस फैक्टर हो सकता है कि दे हैव गॉट सम इश्यूज विद देयर फेशियल नर्व, या दे हैव गॉट प्रॉब्लम एज़ फार एज़ म्यूकस प्रोडक्शन इज़ कंसर्न्ड। तो इन दोनों केसेस के अंदर जो उसका सलाइवा नहीं बन रहा, ये उसकी आर्टिकुलेशन, उसकी स्वॉल्विंग, उसके खाने-पीने में फ़र्क डालता है। देखो मैं आपको यहाँ जस्ट फॉर योर इंटरेस्ट में आपके साथ 2 बातें शेयर करता हूँ। सुबह जब आप उठते हैं तो आपका मुँह जो है वो ड्राई होता है। अब ड्राई मुँह के साथ अगर आपको सूखी रोटी खानी पड़ जाए ना तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। सो व्हाट हैपेंस इज़ कि अभी हमारे सलाइवरी ग्लैंड जो है पूरी तरह फंक्शनल नहीं हुए, तो हम ऐसी चीज़ें लेते हैं जो कि या तो लिक्विड की शक्ल में होती हैं, या फिर हम रोटी के ऊपर घी लगा के उसको थोड़ा-सा ऑयली करके उसको पराठे की शक्ल में हम लोग एन्जॉय करते हैं। आप ज़रा गौर कीजिए ये ऐसा क्यों किया गया था? बिकॉज़
स्वॉल्विंग के लिए बहुत ज़रूरी थी कि अंदर लुब्रिकेशन। अच्छा, बाज़ लोग जिनके अंदर ये प्रॉब्लम है और वो दे हैव गॉट अ ड्राई माउथ, तो वो फिर क्या करते हैं, निवाला लिया और साथ पानी का घूंट भरा और उसके साथ लुब्रिकेशन वगैरह उन्होंने स्वॉलो कर लिया। देखो कितना मुश्किल है। ओरल कैविटी आपके हलक से नीचे वो चीज़ नहीं जाएगी अगर वो लुब्रिकेटेड नहीं है। तो लुब्रिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ओरल कैविटी की, और बिल्कुल इसी तरीके से जो आँख की लुब्रिकेशन है वो भी बहुत ज़रूरी थी। बिकॉज़ अगर टीयर ग्लैंड्स काम नहीं करेंगे तो आपके जो आईलिड्स हैं वो कंटिन्यूअसली रैशेस प्रोड्यूस करेंगे आपकी जो लेंस के ऊपर, एंड दैट विल बी एन अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। और ये जो टीयर ग्लैंड्स हैं ये हर वक्त टीयर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो वो जो रोने वाले टीयर्स हैं वो क्या चीज़ है? वो जो रोने वाले टीयर्स हैं उस वक़्त वो टीयर ग्लैंड्स इतना ज़्यादा टीयर्स प्रोड्यूस करते हैं कि वो आप कंट्रोल नहीं कर पाते और वो टप-टप गिरना शुरू हो जाते हैं। द रीज़न बीइंग कि उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, और प्रोडक्शन ज़्यादा होने की वजह से वो आँख से बाहर की तरफ ooze आउट करना शुरू हो गए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नर्व है, फेशियल नर्व। अगर ये नर्व किसी तरीके से डैमेज हो जाए तो देख लें, आपको ज़ीरोस्टोमिया भी हो सकता है और आपके जो टीयर ग्लैंड्स हैं वो भी अपना काम छोड़ सकते हैं। A loss of facial function is cosmetically important and makes it difficult to eat, and the lack of tears and the inability to close the eye might result in injuries to cornea. अब दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है बेटे, कॉस्मेटिकली ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। कॉस्मेटिक्स के यानी दिखने की जो हमारी ख्वाहिश है कि हमें हमें खूबसूरत दिखना है और उसकी कॉस्मेटिक वैल्यू होनी है, उसका ताल्लुक भी इसी फेशियल नर्व के साथ है। तो हम बार बार जो है ये जो हम लोग फेशियल्स करवाते हैं, एक्चुअली व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू? वी आर ट्राइंग टू रिमूव द डेड सेल्स ऑफ आवर स्किन। नंबर वन, प्राइमरी काम इनका ये था। और सेकेंडरी काम ये होता है कि वो जो मसल्स हैं और जो ये नर्व है ये स्टिमुलेट करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद आपके चेहरे पर रेडनेस भी आ जाती है, आर यू फील फ्रेश। तो ये सारी की सारी चीज़ें फेशियल नर्व जो है उसको मैनेज कर रहा था। तो फेशियल नर्व एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जहाँ तक के कॉस्मेटिक्स का और इसका स्लाइवा का और टीयर ग्लैंड्स का जो है वो फंक्शन है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट नर्व। एक और चीज़ का भी यहीं पर हम देखते चले जाते हैं, अगर फेशियल नर्व डैमेज होगी तो आपको हो सकता है कि आपका फेस की अगर किसी एक साइड पर डैमेज हुआ आपको, तो आपका फेस जो है वो ड्रॉप कर जाए। ड्रॉप मीन्स कि वो लटक जाए और नॉन रिस्पॉन्सिव हो जाए। फॉलिज के केसेस अगर आपने देखे हों तो फॉलिज के केसेस के अंदर फेस की एक साइड जो है वो लेस रिस्पॉन्सिव होती है, दूसरी ठीक होती है। एक साइड पे पैरालिसिस हो जाता है या पॉलिसी हो जाती है और दूसरी साइड जो है वो ठीक होती है। जो ठीक वाली साइड है वो तो हिलती जुलती हमें नज़र आती है और उसके ऊपर एक्सप्रेशंस भी नज़र आते हैं। लेकिन जिस साइड पर फेशियल नर्व डैमेज हो जाती है वहाँ पर एक स्पार्ट किस्म का फेस, इमोशनलेस, सेंसलेस और नॉन रिस्पॉन्सिव किस्म की वो साइड हमें नज़र आती है। अब ये ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज द पर्सन हैज़ पैरालिसिस और उसकी फेशियल नर्व जो है वो डैमेज हो गई। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ज़ाहिर है खाली वो नहीं होगा बल्कि उसकी आई बॉल के अंदर भी प्रॉब्लम हुआ होगा, जो है आई टीयर ग्लैंड्स के अंदर भी उसके प्रॉब्लम हुआ होगा, और उसके जो स्लाइवा की प्रोडक्शन है एक साइड की वो भी कम हो गई होगी, लिहाजा उसकी स्वॉलोइंग भी ख़राब हुई, उसकी आईज भी डैमेज होने का ख़तरा, और उसका फेस जो है कॉस्मेटिक्स के हिसाब से वो तो ख़राब हो ही चुका। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको डिटेल बेटे मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि इंशाल्लाह ताला इन कमिंग फ्यूचर व्हेन यू विल कम अक्रॉस सच पीपल you will be able to realize के what sort of a nerve is damaged or compromised in their case, और उसके लिए हमने क्या करना है। ओके, वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व, इस पे तो हमने बहुत बात की है। दो पार्ट्स थे इसके, वेस्टिब्यूल था और कॉक्लिया था। यहाँ से जो नर्व निकल रही है इट्स कॉल्ड हेयरिंग नर्व भी इसको कहते हैं। और ये करती क्या है कि जो भी ऑडिटरी इंफॉर्मेशन है और बैलेंस की इंफॉर्मेशन है ये आपके वेस्टिब्यूल और कॉक्लिया से लेकर और आपके ऑडिटरी एरिया में लेकर जाती है, और आप अपनी जो है वो हेयरिंग सेंस को एंजॉय करते हैं। So this means that cranial nerve 8 has mechanical properties similar to those of the brain, making it more fragile than other cranial nerves. तो इसके बड़ा important role है, बहुत important role है, और it's a very sensitive nerve. तो the vestibular portion of the 8 communicates to the brain information gathered by the inner ear about the position of the head. ये आपको पहले से हमने बताया था
कि वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व 8th क्रेनियल नर्व है और ये एक सेंसरी नर्व है। और हमने आपको बताया था कि इसका एक पार्ट वेस्टिब्यूल का है, एक पार्ट कॉक्लिया का है, और सेंस ऑफ हियरिंग और सेंस ऑफ बैलेंस को ये रिपोर्ट करती है टू द क्रेनियम। और ये बहुत इंपॉर्टेंट नर्व है एज फार एज ह्यूमन सोशलाइजेशन इज कंसर्न। आप ज़रा गौर करें कि हमारा वो बच्चा हु इज़ डेफ एंड ही हैज़ गॉट चैलेंज्ड हियरिंग, तो सबसे पहले जो है उसकी कम्युनिकेशन नहीं डेवलप होती, लैंग्वेज नहीं होती। जब लैंग्वेज नहीं होती तो वो सोशलाइज नहीं कर पाता, ही कैन नॉट एक्सप्रेस हिमसेल्फ। तो जब एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा एक इंसान, दूसरे की बात सुन नहीं पाएगा, तो स्पीच भी अफेक्ट होगी, हेयरिंग भी अफेक्ट हो गई। तो अब क्या हुआ कि वो जो लर्निंग का एलिमेंट था, जो कि उसने दूसरों से कमांड्स लेनी थी, डायरेक्शंस लेनी थी, सीखना था, वो पॉसिबल नहीं होगा। लिहाजा लर्निंग भी इनकी चैलेंज हो जाती है। फिर आपको स्पेशल तरीक़ों से, स्पेशल एजुकेशन के ज़रिए इन बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, इनके लिए नई लैंग्वेज बनानी पड़ती है जिसको आप साइन लैंग्वेज कहते हैं। और ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि इसके जो वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व है वो डैमेज्ड है। So it is vital that we understand the concept on this slide. सर Next, मेरा एक क्वेश्चन है, जी बेटा। अगर एक हेयरिंग लॉस बच्चे की वेस्टिबुलर नर्व डैमेज है तो फिर उसका बैलेंस भी, उसके बैलेंस में भी आना चाहिए ना सर? ज़रूरी नहीं है ना बेटे, ज़रूरी इसलिए नहीं है कि उसका कॉक्लियर नर्व डैमेज होगा ना, वेस्टिब्यूलर पार्ट उसका ठीक होगा। ठीक है, दो पार्ट थे ना इस नर्व के, वेस्टिब्यूल का यस तो सर, अलग काम था। ओके, यस सर। ग्लॉसोफेरेंजियल ओके नर्व। सर। अब नाम से इसके ज़ाहिर है ये 9th क्रेनियल नर्व है। इसके दो पार्ट्स हैं, एक ग्लॉसो जिसका नाम ज़बान है, ग्लॉसो इज़ अ लैटिन नेम फॉर टंग या ज़बान, और दूसरा है फेरेंजियल, ये फेरिंग्स है आपका, उसको फेरेंजियल रीजन कहा जाता है। तो ये एक ऐसी नर्व होगी जिसका ताल्लुक ज़बान और फेरिंग्स के साथ है। अब ये करती क्या है? ये करती है कि कम्युनिकेट सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द थ्रोट टू द ब्रेन and information about blood pressure to the cardiovascular centers. बहुत इंपॉर्टेंट है ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व, क्योंकि दो पार्ट्स थे। एक तो ये सेंसेशन के गले की क्या सूरत हाल है, गले में दर्द है, गले में कोई चीज़ फंसी हुई है, गले के ऊपर कोई प्रेशर है, एक तो ये इन्फॉर्मेशन देती है। और दूसरा आपके ब्लड प्रेशर को जो है वो आपके कार्डियोवैस्कुलर सेंटर्स में, ब्रेन में, उनको रिपोर्ट करती है कि ब्लड प्रेशर की क्या सूरत हाल है। ब्लड प्रेशर जब बढ़ता है या कम होता है तो आपकी ह्यूमन बॉडी की जो फिजियोलॉजी है वो बदल जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दिस नर्व इज़ अगेन सिग्निफिकेंट बिकॉज ये डिटेक्ट करती है आपके ब्लड प्रेशर की सिचुएशन को। द मोटर पोर्शन ऑफ दिस नर्व कंट्रोल्स द स्टाइलोफेरेंजियल the motor portion of the this nerve controls the stylophryngal region. आपके जो फेरेंजियल रीजन है इसके जो मूवमेंट्स हैं उनको कंट्रोल करती है। फॉर एग्जांपल जब आप स्वॉलो करते हैं, अगर आप अपने गले में थूक को निकलें तो आपने देखा कि आपके जो आपका जो लैरिंग्स है वो ऊपर की तरफ एलिवेट हो रहा है। तो ये फेरेंजियल मूवमेंट्स जो उनको रेगुलेट करती है। नंबर 1, इस नर्व के साथ अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो इट कॉज अ लॉस ऑफ गैग रिफ्लेक्स on the affected side and a risk of choking on the food. एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है and that is called gag reflex. रिफ्लेक्स एक ऐसी चीज होगी बेटे जो ऑटोमेटिक होती है, और गैग रिफ्लेक्स ये जो उथू लगना जिसको आप कहते हैं, एट टाइम्स खुराक हमारे गले में जब अटकना शुरू होती है, जब फंसना शुरू होती है, तो उसके फौरन बाद हमें एक गैग होता है और गैग से वो चीज़ बाहर आ जाती है, जिसको ये वॉमिटिंग वाली बेसिकली फीलिंग है। आपने मुंह में हाथ डाले ना तो आपको गैग हो जाएगा। ये गैग एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म था कि जब कोई चीज़ गले में फंस रही होगी तो आपको ये उथू लगेगा और आपके गले में से कोई भी चीज़ निकल के बाहर आ जाएगी। ये एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म था नेचर का कि आपके जो सांस की नाली है वो बची रहे और आपका सांस चलता रहे। लेकिन एट टाइम्स अगर ये नर्व डैमेज हो जाती है तो उसके नतीजे में ये जो गैग की फीलिंग है ये ख़त्म हो जाती है और आपको पता ही नहीं लग रहा होता, और आपका खाना जो है वो फूड पाइप के बजाय आपकी विंड पाइप में जा रहा होता है। अगेन आई होप कि जब आप एनाटमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ स्पीच पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके जो फूड चैनल है और जो आपका एयर चैनल या रिस्पायरेटरी चैनल है किस तरीके से साथ साथ पड़े हुए हैं। तो कोई भी ख़राबी जो है वो तबाही का खैमा बन सकती है, पेश खैमा। तो lesion on one side will likely have little effect on the cardiovascular function, but a loss of CN11 on both sides is fatal. अगर दोनों साइड से ये डैमेज हो जाए तो बेटे वो फेटल हो सकता है,
बिकॉज आपका सिस्टम जो है वो मॉनिटर नहीं करेगा ब्लड प्रेशर, नंबर 1, और नंबर 2 जो चोकिंग वाली फीलिंग थी जिसमें कि गले में कुछ फंसने का एहसास था, वो जब ख़त्म हो जाएगा तो यू विल नॉट बी एबल टू टेल कि आपके गले में कोई चीज़ है या नहीं है। अगेन ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व, इसके अंदर दोनों चीज़ें हैं, देख लें, इसका सेंसरी पार्ट भी है जो सेंसेशंस लेकर जाता है, इसका मोटर पार्ट भी है जो कि गैग रिफ्लेक्स के मूवमेंट्स को रेगुलेट करता है और इनिशिएट करता है। वेगस नर्व, द 10th cranial nerve. This nerve name means the vagabonding nerve. Vagabond कहते हैं बदमाश को, तो ये एक ऐसी नर्व है जिसको बदमाश नर्व भी कहा जाता है। इससे मुराद ये है कि बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी नर्व है ये। इट ट्रेवल्स अराउंड इन अ लार्ज पोर्शन ऑफ द बॉडी, और बॉडी के ढेर सारे पोर्शंस में ये चली जाती है, और फिर इसमें से ब्रांचेस निकलती हैं और सब ब्रांचेस निकलती हैं। इस तरीके से नर्व तो एक ही रहती है, लेकिन वो उसकी ब्रांचेस और सब ब्रांचेस जो है मुख्तलिफ काम करती हैं। This nerve conveys parasympathetic input to entire chest and abdomen. आपके पेट और आपके जो सीने पे जो भी सेंसेशंस हैं जो ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो रही हैं, उन तमाम चीज़ों को मैनेज करती है। द वेगस नर्व, जैसे कि हार्ट बीट हो गया आपका, चेस्ट के अंदर था, आपके लंग्स की मूवमेंट है, आपके कंट्रोल में नहीं है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम आपके कंट्रोल में नहीं था, लेकिन वेगस नर्व जो है समहाउ इन तमाम चीज़ों को मैनेज कर रहा है। The vagus nerve also controls the vocal cords, the heart and the diaphragm. आपने पढ़ लिया होगा, vocal cords are the structures which are the sound source of a human body, और ये जब वाइब्रेट करते हैं तो साउंड क्रिएट होती है, वॉइस क्रिएट होती है। इसके अलावा हार्ट का तो आपको पता है, एंड द डायफ्राम। सो डायफ्राम क्या चीज़ है? डायफ्राम को आप यूँ समझ लें कि ये एक ऐसी पार्टीशन है जो कि आपके रिस्पायरेटरी सिस्टम को आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से अलहदा करती है। ये एक सॉफ्ट कार्टिलेज है जो कि लंग्स से नीचे है, लेकिन आपके इंटेस्टाइन्स के ऊपर है। अदरवाइज़ तो इंटेस्टाइन्स ने जब मूव करना था तो वो डैमेज हो सकते थे आपके लंग्स। नेचर ने एक पार्टीशन का सिस्टम रखा हुआ है जो कि डायफ्राम की सूरत में है, और दिस nerve is responsible for all of them. The most noticeable effect of unilateral lesion to CN is hoarseness, because the vocal cords on the affected side cannot close. ये अब थोड़ी सी आगे की बात है, लेकिन चलें जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि चूंकि हमारे पास दो वोकल कॉर्ड्स थे, राइट वोकल कॉर्ड और लेफ्ट वोकल कॉर्ड्स, तो इन दोनों को अलग-अलग कंट्रोल करती है। तो अगर इस नर्व को कोई डैमेज हो जाए किसी एक साइड पर, यूनिलेटरल मींस किसी एक साइड पे अगर ये नर्व डैमेज हो जाए, जो एक साइड का वोकल कॉर्ड अगर डैमेज हो जाए, तो उसके नतीजे में आपकी आवाज़ जो है वो भारी हो जाती है। आपकी आवाज़ ऐसे हो जाती है, भारी हो जाती है, होर्स हो जाती है, बिकॉज द वोकल कॉर्ड्स, क्योंकि वोकल कॉर्ड की मूवमेंट जो है मुतासर होगी इंशाल्लाह ताला। विल टॉक अबाउट दिस इन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी. Although the cranial nerve carries information to and from the heart, unilateral lesion of this nerve have little effect on the cardiovascular system, but the effects of bilateral servants of the vagal nerve is severe. तो अगर एक साइड डैमेज हो तो गुजारा हो जाता है, लेकिन अगर दोनों साइड की जो आपकी नर्व है जिसको कि आप फेशियल नर्व कह रहे हैं, अगर ये डैमेज हो जाती है तो उस सूरत हाल में आपको प्रॉब्लम हार्ट के भी हो सकते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम जो हो सकता है कि आपका सांस रुक जाता है, क्योंकि आपके वोकल कॉर्ड जो हैं वो आपके कंट्रोल में नहीं रहते और वो क्लोज हो जाते हैं पक्के पक्के। तो ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी हो सकती है। सो वेगस नर्व एक बहुत इंपॉर्टेंट नर्व है, इट हैज़ गॉट अ मल्टीपल रोल। आप देख रहे हैं, हार्ट हो गया, वोकल कॉर्ड्स हो गया, डायफ्राम, इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल कर लिए। और द इंटरेस्टिंग थिंग इज़ कि अगर इसकी एक साइड डैमेज हो तो थोड़ा नुकसान है, और अगर दोनों साइड डैमेज हो तो यस इट कैन हैव इट्स कॉन्सिक्वेंसेज और फेटल भी हो सकती है। 11th nerve is spinal accessory nerve. तो इट कंट्रोल्स मसल इन द नेक एंड शोल्डर। गर्दन और शोल्डर के जो मसल्स हैं उनको कंट्रोल करते हैं। ये कौन कौन से मसल्स हैं? गर्दन के लिए स्टेर्नो क्लाइडोमेस्टॉइड, और दूसरे शोल्डर के लिए ट्रेपीजियस मसल हैं आपके। lesions to this nerve can cause atrophy of the muscles that are inverted by the nerve. अगर ये नर्व डैमेज होगी तो उसके नतीजे में क्या होगा कि आपकी जो ये दोनों मूवमेंट्स हैं, जो आपके नेक और शोल्डर के जो मसल्स हैं, they can get affected.
And the final nerve that we will be talking today is hypoglossal nerve. Again, glossal मैंने आपको पहले भी बताया कि gloss stands for tongue. It controls movement of the tongue. Unilateral lesion of this nerve cause deviation of the tongue and atrophy of the tongue on the affected side. Bilateral lesions make it almost impossible to speak and swallowing is impaired. बेटे अब इस नर्व पे हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट नर्व है हाइपोग्लॉसल. देखो, बीइंग अ स्पीच थेरेपिस्ट हमारे पास बहुत सारे आर्टिकुलेटर्स अल्लाह ताला ने हमें बताए हैं, और वो आर्टिकुलेटर्स में से सबसे जो की आर्टिकुलेटर है बोलने के लिए, जो सबसे इस्तेमाल में आने वाली चीज़ है, वो ज़ुबान है. ज़बान को कंट्रोल करता है ये वाली नर्व, जिसका के नाम हमने रखा हाइपोग्लॉसल नर्व. ये 12th क्रेनियल नर्व है, और ये क्या करती है, टंग की मूवमेंट्स को. अब हमारी ज़बान कहाँ कहाँ मूव कर सकती है, आगे जा सकती है, पीछे जा सकती है, दाएं जा सकती है, बाएं जा सकती है, गोल गोल घूम सकती है, क्लॉकवाइज भी घूम सकती है, एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकती है. बहुत फ्लेक्सिबल पार्ट है हमारी ओरल कैविटी का, और इसको हम एक्टिव आर्टिकुलेटर भी कहते हैं. लेकिन जब इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाएगी इस नर्व के अंदर, तो ये मूवमेंट्स तो गई, ये सारी की सारी मूवमेंट्स ख़त्म हो सकती हैं अगर आपकी ये नर्व टोटली डैमेज हो जाए. और ज़बान का क्या काम था, ज़बान के दो बहुत इंपॉर्टेंट काम्स हैं. प्राइमरीली तो ये टेस्ट के लिए है, यानी कि आपकी ज़बान जो है आपको टेस्ट प्रोवाइड करती है. और नंबर 2 इसका काम था कि ये स्वॉलोइंग के काम आती थी. और ये तो हो गया इसका खाने पीने का काम, और जो दूसरा काम है वो इसका बोलने का काम था, आर्टिकुलेशन का. तो अगर ज़बान डैमेज होगी तो स्वॉलोइंग भी जाएगी, और आपका टेस्ट भी जाएगा, और आपका जो क्या था, स्पीच भी जाएगी. स्पीच भी गई, स्वॉल्विंग भी गई, टेस्ट भी गया. लिहाजा बहुत इंपॉर्टेंट नर्व है हाइपोग्लॉसल नर्व. अच्छा, एक और जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये देखनी है. ये तो मैंने वो सूरत बताई कि जब पूरे की पूरी जो हाइपोग्लॉसल नर्व है दोनों साइड की डैमेज होगी. अगर एक साइड की हाइपोग्लॉसल नर्व डैमेज होगी तो उसके नतीजे में आधी ज़बान पे फ़र्क पड़ेगा, पूरी ज़बान पे फ़र्क नहीं पड़ेगा. हाफ ऑफ द टंग इज़ अफेक्टेड, यानी आधी ज़बान आपके कंट्रोल में और आधी आपके कंट्रोल में नहीं है. ऐसी कंडीशन में मैं जब आपसे कहूँगा कि ज़बान बाहर निकालो, तो आप सीधी ज़बान बाहर नहीं निकाल सकते, बल्कि जब आप ज़बान बाहर निकालने की कोशिश करेंगे तो आपकी ज़बान दाएं या बाएं की तरफ मुड़ जाएगी. जो साइड आपकी स्मार्ट होगी उस तरफ आपकी ज़बान मुड़ जाएगी. लिहाजा ऑल आई मीन टू से कि हाइपोग्लॉसल नर्व कितना इंपॉर्टेंट है जानना. जब हम लोगों से कहते हैं कि आपकी स्पीच थेरेपी करनी है, हमने आपका ओरल मोटर एग्जाम लेना है, तो उसके अंदर हम बेसिकली हाइपोग्लॉसल नर्व चेक करते हैं. हम उससे कहते हैं ज़बान बाहर निकालो, दाएं करो, बाएं करो, ऊपर करो, नीचे करो, गोल गोल ज़बान को घुमाओ. जब वो ये सारे काम करता है तो हमें पता चल जाता है कि उसकी ज़बान की शक्ल कैसी है, उसके ज़बान का साइज़ कैसा है, उसके ज़बान का कलर कैसा है, उसकी ज़बान की टोन कैसी है, कितनी सख्त है या कितनी नरम है, और उसके अलावा उसकी मूवमेंट कौन कौन सी मूवमेंट्स हैं. सो कितना ज़रूरी है ना कि स्पीच करने के लिए आपके पास ये सारी की सारी मूवमेंट्स इंटैक्ट होनी चाहिए. अगर ज़बान की कोई भी मूवमेंट इंटैक्ट नहीं है तो उसके नतीजे में आपको आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर्स होंगे, जिनको आप स्पीच डिसऑर्डर्स में पढ़ेंगे. ठीक है. इसके अलावा हमने ये भी देखा कि ये नर्व जो है ये इसलिए भी क्रूशल है बिकॉज ये स्वॉल्विंग के काम आती है. आपकी ज़बान स्वॉलो करती है. इसके दो पार्ट्स थे, सेंसरी पार्ट भी था और इसका मोटर पार्ट भी था. सेंसरी पार्ट से आपको सेंसेशन मिल रही है खट्टे मीठे की, और जो मोटर पार्ट है उससे आप स्वॉलो कर रहे हैं, उससे आप आर्टिकुलेशन कर रहे हैं, उससे आप मूव कर रहे हैं अपनी ज़बान को. लिहाजा बड़ी इंपॉर्टेंट नर्व है, मिक्स नर्व है. लेकिन जहाँ पर जो चीज़ आपको देखने और समझने वाली है बच्चे, वो ये है कि वो मोस्ट ऑफ द केसेस जो कि हमारे पास पैरालिसिस के या अफेजिया के या हेड इंजरीज के केस आते हैं, उनके अंदर कोई ना कोई नर्व्स जो हैं वो डैमेज हो सकती हैं. फॉर एग्जांपल लेट अस सपोज कि किसी का एक्सीडेंट हुआ और उसके नतीजे में उसकी हाइपोग्लॉसल नर्व या उसकी फेशियल नर्व या उसकी वेगस नर्व डैमेज हो गई, तो अब क्या होगा. आपको समझ आ जानी चाहिए कि ये तो एक स्पीच थेरेपिस्ट का केस बन गया. आपको समझ आ जानी चाहिए कि यार इसके अंदर आर्टिकुलेशन का, स्वॉल्विंग का, वॉइस का प्रॉब्लम हो सकता है. लिहाजा जो मेरे न्यूरोलॉजी के बच्चे हैं, जो मेरे साइकोलॉजी वाले स्टूडेंट्स हैं, आप लोग ज़रा इस चीज़ को कैपिटलाइज करें कि यस, साइकोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन फिजियोलॉजी भी कितनी इंपॉर्टेंट है. कि आप सब कुछ जानते बूझते हुए एक लफ्ज़ अदा ना कर सकें तो दैट इज़ क्वाइट अ पेनफुल कंडीशन. तो जहाँ पर
साइकोलॉजी हैज़ इट्स इम्पोर्टेंस। हम इस फिजियोलॉजी में और एनाटमी में महारत जब तक हासिल नहीं करेंगे, एंड वाइस वर्सा, आपको इसमें तो महारत हो जाए, फिजियोलॉजी और एनाटमी में तो महारत होगी आपको, लेकिन आपको साइकोलॉजी नहीं आती, अगेन यू विल नॉट बी सक्सेसफुल, बिकॉज बोथ ऑफ दीज थिंग्स गो टुगेदर. A good practitioner has to know both of the psychology, physiology and anatomy of a structure. तो अब ज़रा इन तमाम चीज़ों को गौर करें और मुझसे यू कैन आस्क क्वेश्चंस इफ यू हैव गॉट, कि आउट ऑफ दीज 12 नर्व्स, each cranial nerve is very important and is dedicated to function for the it has to do some responsibilities. तो अब अगर हम इसको यूं देखें कि अगर हम आइडेंटिफाई कर लें, चलो हम आइडेंटिफाई करते हैं कौन कौन सी ऐसी नर्व्स हैं जो कि स्पीच के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी. भाई इंपॉर्टेंट तो सारी की सारी हैं, सभी की सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन चलो हम जिक्र करते हैं कि कौन सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्पीच के लिए. तो हाइपोग्लॉसल नर्व तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें तो कोई शक नहीं है आपको, ठीक है. दूसरा इसके ऊपर लिखा हुआ स्पाइनल एक्सेसरी नर्व, ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है जनाब क्योंकि अगर आप अपने शोल्डर्स को मूव नहीं कर सकते तो आपको रिस्पायरेशन का प्रॉब्लम होगा, और रिस्पायरेशन या सांस लेने का मरहला अगर आपका ख़राब हो गया तो आप ज़्यादा लंबा जुमला नहीं बोल सकोगे. वेगस नर्व को तो हमने देख लिया जी, बड़ा ज़रूरी है, इसका ताल्लुक तो वॉइस के साथ है, और ये तो बंदे के लिए एक उसकी जो है मौत का बायस भी बन सकती है, क्योंकि इसका ताल्लुक वोकल कॉर्ड्स के साथ है और वोकल कॉर्ड्स को खोलती बंद करती है, लिहाजा बड़ा इंपॉर्टेंट ताल्लुक है इस नर्व का भी. ग्लॉसोफरेंजियल नर्व अगेन ज़बान है, और ज़बान के साथ इसका ताल्लुक है, सेंसरी इंफॉर्मेशन भी देती है, और उसके अलावा क्या करती है कि जी ये आपको आपके थ्रोट के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, गैग के बारे में, ख़ास तौर पे स्वॉल्विंग के केसेस में आपको ये हेल्प करती है ग्लॉसोफरेंजियल नर्व. वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व पे तो बहस करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसको हमने बहुत ज़्यादा जिक्र किया, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट किस्म की नर्व है एज फार एज स्पीच एंड लैंग्वेज इज कंसर्न. फेशियल नर्व अगेन इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट रिलेट्स फेस. आप आज घर में प्रैक्टिस कीजिएगा इस तरीके से कि अपने एक फेस की साइड को बिल्कुल स्टिल कर लें और दूसरे फेस की साइड को बोलने के लिए इस्तेमाल करें. आप देखेंगे कि आपकी ओरल रेजोनेंस पे बहुत बड़ा फ़र्क आ जाएगा. इसका मतलब है कि ओरल रेजोनेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और वो जो ओरल रेजोनेंस है वो इसके लिए इस चीज़ का बायस है कि आपकी आवाज़ को क्लैरिटी के साथ समझा जाता है. देन वी टॉक ऑफ अब्ड्यूसन नर्व, इसका ताल्लुक आंखों के साथ है. अब आंखों और लिप रीडिंग का कितना इंपॉर्टेंट ताल्लुक है, आंखों और स्पीच रीडिंग का कितना इंपॉर्टेंट ताल्लुक है. और आप गौर कीजिए कि व्हेनेवर वी आर टॉकिंग टू समवन, तो या तो हम उसके फेस पे देख रहे होते हैं या उसके लिप्स को देख रहे होते हैं. अगर वो बहुत मुश्किल बातें कर रहे तो हम उसके लिप्स की तरफ देखना शुरू कर देते हैं, और नतीजा ये निकलता है कि इसका मतलब ये हो कि हमें आँख का कंट्रोल इसलिए चाहिए बिकॉज इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड कम्युनिकेशन. बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इन ये ट्राइजेमिनल, ये सारी नर्व्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है. तो इसका मतलब हुआ कि ये जो आई बॉल की मूवमेंट थी और ये तो इंपॉर्टेंट थी, तो ऑल्फैक्टरी नर्व तो कुछ नहीं ना करती स्पीच में. क्या ख्याल है आपका, ऑल्फैक्टरी नर्व स्पीच में काम करती है? सब ब्रीदिंग एयर सोर्स जो है हमारे इसका स्पीच का, वो नोज के थ्रू, नेजल कैविटी के थ्रू ही होता है. नहीं, उसका स्मेल से तो कोई ताल्लुक नहीं है, सांस आप लेते रहें, लेकिन स्मेल आए ना आए सांस तो ले सकते हैं आप नाक से. एयरबोर्न मैसेजेस हैं इसमें. हमें कहे कि ये किस चीज की स्मेल आ रही है, तो जब हमें स्मेल ही नहीं आएगी तो हम क्या बोलेंगे कि हमें क्या स्मेल आ रही है? नो, कोई और बताएं जी. स्पीच के साथ इसका ताल्लुक निकालो ना, स्पीच के साथ इसका ताल्लुक निकालिए. स्पीच लैंग्वेज, स्पीच बिहेवियर्स के साथ निकालें इसका सर ताल्लुक. ऑल्फैक्टरी जो है आपने बताया था कि ये एयरबोर्न है ना, एयरबोर्न, इसमें तो फिर अगर वो वहां पे प्रॉब्लम होगी तो फिर इसका ताल्लुक आप स्वॉल्विंग के साथ निकालें. चलें, आई विल मेक इट इजी फॉर यू. स्वॉल्विंग के साथ इसका क्या ताल्लुक है? अच्छा चले, मैं आपको आपका मसला हल कर देता हूँ. इसका बहुत इंपॉर्टेंट ताल्लुक है, और वो इसका जवाब मैं आपको यूँ देता हूँ कि जब कभी भी आपको दवाई खानी होती है ना, तो एक तरीका होता है कि नाक को बंद करके दवाई खा लें. जब आप नाक को बंद करते हैं तो आपको टेस्ट नहीं आता,
ठीक है। जब टेस्ट नहीं आता तो आप उसको swallow कर लेते हैं और आप उसको enjoy नहीं कर रहे होते उस वक्त। खाने के लिए बहुत जरूरी है सेंस ऑफ स्मेल। ये जो खाने की खुशबू है ये सर जी, आपके जो सर जी, swallowing सर mechanism है जी यहाँ, उसको फैसिलिटेट सर करती जी यहाँ मेरे एक्सपीरियंस में एक बहुत, मेरे एक्सपीरियंस में ना इससे रिलेटेड बड़ा वंडरफुल मतलब बड़ा वंडरफुल एक्सपीरियंस है मेरे पास। मैं चाहती हूँ मैं आपसे शेयर करूँ। मेरे छोटे भांजी हैं तकरीबन, भांजी मेरी ना उसको बुखार फीवर हुआ हुआ है पिछले काफ़ी दिनों से। वो 1 साल की है। तो वो ना मेडिसिन नहीं खाती, वो जो सिरप्स की सूरत में होता है ना, तो हम क्या करते हैं सिर्फ इसलिए कि उसकी ज़ुबान को टेस्ट महसूस ना हो और वो बाहर उल्टी ना कर दे, हम उसका नाक एकदम के लिए बंद करके उसके मुंह में चम्मच डालते हैं सिरप का, जल्दी से वो एकदम उसको निगल लेती है, यानी कि उसकी ज़ुबान को टेस्ट ही महसूस नहीं होता और वो उल्टी नहीं करती है, वो उसको खा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखना कि वो फिर थोड़े दिन ही तुम्हारे साथ ऐसे करेगी, उसके बाद जो है उसने अपना नाक तो मैं नहीं पकड़ने देना। सो इन ऑर्डर बच्चों के टेस्ट डेवलप किए जाते हैं। खैर एनीवेज, मैं आपसे ये जो बात करना चाह रहा था वो ये बात करना चाहता था कि स्वॉल्विंग का ताल्लुक सेंस ऑफ स्मेल से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फॉर एग्जाम्पल, आप बासी चीज़ स्वॉलो नहीं कर सकते जितनी मर्जी आप कोशिश कर रहे हैं। रीजन बीइंग क्या कि जैसे ही आपको स्मेल आई कि ये चीज तो बासी है या ये चीज फ्रेश नहीं है या इस चीज में कोई जहर है, तो आपका क्या करेंगे, आपका रिफ्लेक्स मैकेनिज्म ऐसा होगा कि आपका गैग रिफ्लेक्स तेज हो जाएगा। तो सेंस ऑफ स्मेल आपके गैग को लोअर डाउन करती है क्योंकि वो एंजॉय करना चाहती है, वो उसको गैग नहीं होने देती। और वही चीज अगर कड़वी हो तो सेंस ऑफ स्मेल आपके गैग को एक्टिवेट कर देती है और आप गैग जो है वो आपका तेज हो जाता है। नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये निकलता है कि आपकी स्वॉल्विंग जो है वो अच्छी हो जाती है। तो बेटे मैंने आपके साथ जो आज शेयर की हैं वो क्रेनियल नर्व्स शेयर की हैं। आई हैव ट्राइड टू मेक सम रिलेशंस ऑफ एवरी नर्व विद द स्पीच एंड स्वॉल्विंग। तो आप इंशाल्लाह ताला स्पीच थेरेपिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में न सिर्फ ये कि स्पीच आती है बल्कि स्वॉल्विंग के इश्यूज भी आते हैं। तो हमें स्वॉल्विंग भी इंशाल्लाह एक नेक्स्ट सेमेस्टर में हम देखेंगे कि स्वॉल्विंग क्या चीज़ है और स्वॉल्विंग के इश्यूज क्या होते हैं। लेकिन टू मेक इट सिंपलर फॉर ऑल ऑफ यू, प्लीज़ आई वुड लाइक कि आप इन तमाम नर्व्स के साथ इतना ज़्यादा इंजॉय कीजिए दैट यू आर वेरी मच श्योर एंड क्लियर अबाउट what nerve is responsible for what functions, and I'll be sharing some notes for you. उन notes को पढ़िएगा, अपने नॉलेज को मज़ीद इन्हेंस कीजिएगा। बहुत सारी बातें शायद मैं डिस्कस नहीं कर सका, आप वहाँ से अपनी बातें काफ़ी सैर हासिल अंदाज में वहाँ से ढूंढ सकते हैं। So with this I conclude this lecture for today. Inshallah Taala next class will be on Monday इंशाल्लाह। सर जी सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था आपसे। जी सर स्पाइनल एक्सेसरी नर्व जो है ये हमारी मोटर नर्व है ना?